हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे डिस्कस किया था और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है टेम्परेट साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर के सेंटर वाले एक पवन के चक्रीय सिस्टम होते हैं जिसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। कुछ इस तरीके से आप साइक्लोन को समझ सकते हैं कि एक लो प्रेशर जनरेट होता है जिसके बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। इस तरीके से उसके जब आप बाहर जाओगे तो हाई प्रेशर मिलेगा जो क्रमशः लो प्रेशर से बाहर की तरफ बढ़ता हुआ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर बाहर परिधि पे होता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और सबसे सेंटर में लो प्रेशर होता है, बहुत ही निम्न दाब होता है। इस वजह से क्या होगा, आपको एक चीज़ पता है कि अगर दो स्थानों के बीच में दाब में अंतर होगा, यानी कि एक तरफ आप हाई प्रेशर मान लें और एक तरफ लो प्रेशर मान लें, तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जो है वायु का प्रवाह शुरू हो जाएगा जिसको विंड कहा जाता है। ये जो दाब में अंतर होता है यहाँ और यहाँ, इसमें जो प्रेशर में अंतर होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है, दाब प्रवणता कहा जाता है। जितनी ज़्यादा दाब प्रवणता होगी उतना ही तेज़ गति से पवन चलेगी, यानी कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाब है और यहाँ पर बहुत कम दाब है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो पवनों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि 60 से 70 मिलीबार का अंतर होता है परिधि और सेंटर के बीच में। इस वजह से उसमें विंड बहुत तेज़ चलती हैं और इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो भयंकर होते हैं, विनाशकारी भी होते हैं और वर्षा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आज हम जो टेम्परेट साइक्लोन की बात करने वाले हैं, इसमें दाब प्रवणता में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हवा जो होती हैं, जो पवन होती हैं, वो मंद चलती हैं, धीमे धीमे चलती हैं, लेकिन ये भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो छोटे होते हैं, लेकिन ये टेम्परेट साइक्लोन आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसमें विंड स्पीड भले ही कम होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक जो है ज़्यादा समय के लिए बारिश करते हैं, ज़्यादा समय के लिए बनते हैं। तो इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो विंड्स हैं वो परिधि से सेंटर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। कोई भी साइक्लोन हो उसमें यही प्रक्रिया होती है कि बाहर से सेंटर की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन चूँकि पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी स्थिर नहीं है, वो घूमती है, इस वजह से कभी भी पवनें जो होती हैं वो सीधी दिशा में नहीं चल पाती। पवनें अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। उसके लिए आपने फेरल का नियम, कोरियालिस बल क्या होता है, इसके विषय में हमने विंड वाले सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया हुआ आपको है। तो पृथ्वी दो भागों में जब हम इसको बांटते हैं इस तरह से, अर्थ को हम जो 0 डिग्री वाली लाइन है विषुवत रेखा, उससे हम ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी घूमती है और इस घूर्णन की वजह से कोरियालिस फोर्स लगता है और उसकी वजह से कोई भी पृथ्वी पर चलने वाले कोई भी हवा सीधी दिशा में नहीं चलती है, वो अपने मार्ग से मुड़ती जाती है। उसका नियम ये है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में ये घटना हो रही है तो हवाएं हमेशा अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, यानी जिधर को वो चल रही हैं वो अपने दाएं हाथ मुड़ती जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके जस्ट विपरीत होता है, यानी अपनी बाईं तरफ मुड़ती जाती हैं। तो अगर चक्रवात यहाँ बन रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो जब ये पवन सेंटर की तरफ चलेगी तो अपने दाएं हाथ मुड़ती जाएगी, जिस वजह से धीरे धीरे ये पवन जो है लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा लेती हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में पवनें घूमने लगती हैं। तो चक्रवात यही होता है। चक्रवात कभी भी आपसे पूछा जाए तो चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र वाले पवन के सिस्टम होते हैं, यानी वायु के चक्रीय सिस्टम होते हैं जिसमें पवनें चक्रीय रूप में घूमती हैं। इसमें बीच में लो प्रेशर होता है, बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं आती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं सीधे सेंटर में ना आकर के, बल्कि ये लो प्रेशर के
केंद्र की चारों तरफ घूमने लगती हैं। घूमने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। तो इस तरह से ये चक्रवात की परिभाषा आपकी होती है। अब आज हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन। साइक्लोन तो आपको हमने पहले भी समझाया हुआ क्या है। टेम्परेट साइक्लोन क्या है? देखिए, साइक्लोन जो ट्रॉपिकल आपने पढ़ा था यानी उष्णकटिबंधीय, वो गर्म प्रदेश में बना था, यानी वो पृथ्वी के ऐसे स्थानों पे डेवलप होता है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। अर्थ को अगर आप इस तरीके से ड्रा करें कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को पहले 2 गोलार्ध में बांटती हुई लाइन है 0 डिग्री विषुवत यानी इक्वेटर, विषुवत वृत्त है ये, इक्वेटर सर्किल है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सूर्य जो मैक्सिमम रहता है कर्क से मकर के बीच में, तो इस एरिया में जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर जब साइक्लोन बनते हैं तो उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं, एक लाइन 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और इधर एक लाइन हम अज्यूम करते हैं 30 से 35 डिग्री साउथ। इन लाइनों के विषय में आप अक्षांश और लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का जो चैप्टर है उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं जानते हैं तो आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि ये लाइनें क्या हैं। तो अगर हम 30 से 35 डिग्री के लगभग एक अक्षांश मान लेते हैं और इधर एक, तो ये जो एरिया बीच का होता है इसी में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वर्ष भर। इसके अंदर जो चक्रवात बनते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जिसके विषय में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इस वाले साइक्लोन में बनने के लिए लो प्रेशर कैसे बना था? जो ट्रॉपिकल बनते हैं उसमें भी लो प्रेशर बनता है, तो वो लो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से बना था। यानी कि यहाँ पर सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर के ऊपर उठी और ऊपर उठने की वजह से वहाँ पर दाब कम हो गया, जिससे लो प्रेशर जनरेट हो गया। और उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर चारों तरफ से वहाँ से हवाएं आने लगी और घूमने लगी, जिससे चक्रवात का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर चक्रवात के बनने का कारण थर्मल है। इस एरिया में चक्रवात जो बनता है उसका कारण है थर्मल, यानी कि टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर जनरेट हुआ। अब जो टेम्परेट साइक्लोन है वो बनते हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, यानी उच्च अक्षांशों पर। और कहाँ तक बनते हैं? ये बनते हैं 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ के मध्य, यानी जो ये एरिया आपका बन रहा है, इस एरिया में टेम्परेट साइक्लोन बनता है इस एरिया में। और इधर भी इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ के बीच का जो ये एरिया डेवलप है, ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण। तो इस रीजन में जो चक्रवात डेवलप होते हैं उन्हीं को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर तो आपने बताया कि यहाँ पर तापमान की वजह से हवा गर्म हुई, जिसकी वजह से वो ऊपर गई और लो प्रेशर बन गया। चक्रवात बनने के लिए अभी हमने आपको समझाया कि लो प्रेशर डेवलप होना ज़रूरी है। जब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वहाँ पर हवाएं नहीं आएंगी। हवाएं नहीं आएंगी तो फिर वो कोरियलिस बल की वजह से घूमेंगी नहीं, और अगर हवाएं गोल गोल घूमेंगी नहीं तो फिर चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ इस रीजन में जो चक्रवात बनता है उसके लिए लो प्रेशर बनने का कारण है टेम्परेचर। अब इस रीजन में तो हमने आपको बताया कि यहाँ तो सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछा पड़ती है, कभी वर्टिकल नहीं पड़ती। इस वजह से इस रीजन में टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि गर्म होकर हवा ऊपर जाए और लो प्रेशर का निर्माण हो। तो फिर इस रीजन का जो चक्रवात है उसके लिए लो प्रेशर कैसे बनेगा, चक्रवात कैसे बनेगा? तो यहाँ पर जो चक्रवात बनता है वो बनता है दो अलग अलग टेम्परेचर वाली हवाओं के मिलने की वजह से। यहाँ पर जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके बनने का कारण है दो अलग अलग वायु राशियों का मिलना। वायु राशि क्या होती है? एक प्रकार के ताप या भौतिक गुणों वाली जो राशि होती है वायु की, उसको एक वायु राशि कहा जाता है। तो अगर कोई गर्म हवा है तो वो गर्म वायु राशि हो गई, एक ठंडी हवा है तो एक ठंडी हवा
की वायु राशि हो गई। जब ये दोनों आकर के टकराती हैं कहीं पर, तो वहाँ पर इन दोनों हवाओं के मिलने से लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे कि लो प्रेशर कैसे जनरेट हो जाएगा। तो उस जैसे ही लो प्रेशर बनेगा, उसको भरने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं आएंगी, और अगर हवाएं आएंगी तो वो गोल घूमने लगेंगी और चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। तो टेम्परेट साइक्लोन दो अलग अलग नेचर वाली, यानी एक गर्म और एक ठंडी, दो अलग अलग नेचर वाली वायु राशियों के मिलने की वजह से टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा में आप नोट कर लें, मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत वक्त लगता है। आप लिखें कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण दो अलग अलग प्रकृति वाली हवाओं के या वायु राशियों के मिलने की वजह से होता है, जिसमें एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा जब आपस में आकर के टकराती हैं तो वहाँ पर निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से चक्रवात जन्म लेता है। अब उसके क्या स्टेजेज है, प्रक्रिया, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। परिभाषा आपने लिख लिया, अब इसकी स्थिति भी आपको लिखनी होगी। शीतोष्ण, अगला पॉइंट लिखेंगे, शीतोष्ण चक्रवात 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, यानी 30-35 से 60-65 के बीच का, उस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अब कैसे उत्पन्न होते हैं इसको ज़रा समझें। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं आकर के मिल रही हैं। तो वो गर्म और ठंडी हवाएं कौन सी हैं? अगर आपने विंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप इसे तुरंत रिकॉल कर ले जाएंगे। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर आप जानते हैं कर्क रेखा है, और ये है मकर, और फिर आप यहाँ पर जानते हैं 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री, और यहाँ पर भी है 66.5 डिग्री साउथ, ये है नॉर्थ, यानी ये आर्कटिक व्रत और ये अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। देखिए, आपको पता है कि जो सनातनी पवनें हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, वो पृथ्वी पर कैसे चलती हैं। यहाँ 0 डिग्री पे हमेशा लो प्रेशर रहता है, इसकी वजह से कर्क की तरफ से और मकर की तरफ से हवाएं 0 डिग्री की तरफ आती हैं। जहाँ भी लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं आएंगी वहाँ पर। तो हवाएं सीधी नहीं आएंगी, हवाएं हमेशा फेरल के नियम के अनुसार मुड़ती हैं। तो यहाँ मकर रेखा की तरफ से जो चलेंगी, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो अपनी बाईं तरफ मुड़ेंगी, यानी कि इस तरीके से ये चलती हैं। और जो कर्क की तरफ से आएंगी वो अपने दाईं तरफ मुड़ेंगी, चलने की दिशा के दाईं तरफ मुड़ेंगी। तो इस तरह से इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, आपको पता ही है। वो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर भी हमने आपको लो प्रेशर समझाया था, डायनेमिक लो प्रेशर यहाँ भी जनरेट होता है। तो इसकी वजह से जो विंड्स हैं वो कर्क से आपकी इधर भी चलती हैं, यहाँ भी चलती हैं और इधर भी चलती हैं। ये कहलाती हैं पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। और ये नेचर में गर्म होती हैं। गर्म क्यों हैं? क्योंकि ये कर्क रेखा के पास से जा रही हैं, और कर्क रेखा के आसपास जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से जो भी विंड जाएगी वो गर्म होगी। तो ये जो पछुआ पवनें हैं, पछुआ यानी पश्चिम की तरफ से चल रही हैं, ये गर्म हैं। और यहाँ आपका है पोल यानी ध्रुव, ध्रुव पे हमेशा हाई प्रेशर है, ठंडा है। तो ध्रुव से यहाँ की तरफ हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, जिनको कहते हैं पूर्वा ध्रुवीय पवनें। तो ये हैं पूर्वा पवनें, पूरब की तरफ से आ रही हैं, और जिनको ध्रुवीय पवनें भी कहा जाता है। और ये नेचर में है ठंडी, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से आ रही हैं। तो अब एक लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 66 डिग्री के आसपास है, जिसको हमने अभी आपको बताया था 60 से 65 डिग्री के मध्य। क्योंकि ये लाइनें ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं, क्योंकि सूरज कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, सन की सिचुएशन। इस वजह से ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की लाइनें हैं वो वर्ष में ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इसलिए 60 से 65 लिया गया कि 60 से 65 के बीच में ये
टकराव वाली लाइन बनेगी जाके, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि ये ठंडी पवनें और ये गर्म पवनें एक लाइन के सहारे आके टकराती हैं। वो लाइन वर्ष में 60 से 65 डिग्री के बीच में कहीं पर रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ से ठंडी हवा और एक तरफ से गर्म हवा आकर के टकरा रही है। और यहाँ पर 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ दोनों तरफ से गर्म हवा ही आ रही है। यहाँ कर्क की तरफ से भी गर्म हवा आ रही है, मकर की तरफ से भी गर्म आ रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की हवाएं नहीं हैं। तो यहाँ पर जो चक्रवात बन रहे हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा उसके लिए 2 अलग अलग प्रकार की हवाओं का टकराना ये कारण है। यानी कि 2 अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ जब टकराती हैं तो फ्रंट का निर्माण होता है। फ्रंट क्या है? फ्रंट का मतलब है जैसे 2 सेनाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर सीरियल वगैरह में कि एक तरफ से एक राजा की सेना, एक तरफ से दूसरे राजा की सेना इस तरह से आकर के खड़ी हो जाती हैं, और दोनों तरफ से बीच में एक थोड़ी सी गलियारा टाइप की वो लाइन छोड़ देते हैं। यानी युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ समय तक वो ऐसे आकर के मिलते हैं, पैरेलल रहते हैं, आपस में मिक्सअप नहीं होते। उसके बाद में जब युद्ध शुरू होता है तो वो कुछ देर में भिड़ने के बाद में बलपूर्वक एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाते हैं और सेनाएं मिक्स हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रकृति है तो ये ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिक्स हो जाएंगी, लेकिन मिक्स होने से पहले कुछ समय के लिए ऐसी सिचुएशन बनेगी कि बीच में एक लाइन डेवलप रहेगी जहां पर दोनों हवाएं आपस में आकर के टकराएंगी। आकर के उस लाइन को फ्रंट कहा जाता है। तो ये फ्रंट का निर्माण यानी वाताग्र, वायु का अग्रभाग, वाताग्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए वाताग्र का निर्माण होता है। अभी हम 6 स्टेप देखेंगे कैसे ये बनते हैं। आप सिर्फ इतना समझें कि कैसे यहाँ पर गर्म और ठंडी हवा का मिलन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 66.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास, और ये वर्ष भर में ऊपर नीचे खिसकता रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है 60 से 65 के बीच में ये चलता रहता है। और खिसकाव किस वजह से होता है? क्योंकि सूरज चलता रहता है इधर उधर, तो टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यहीं पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ये ऊपर नीचे खिसकता रहता है। प्रेशर की और टेम्परेचर की बेल्ट खिसकती रहती हैं सूर्य की गति के साथ साथ। तो ये यहाँ पर मिलना हो रहा है, इसकी वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेगा। परिभाषा आपने लिख ली, आप ये सिचुएशन लिख दीजिए कि कहाँ पर ये घटना घटित हो रही है। अब इसके कुछ और पॉइंट लिखिए। एक तो ये लिखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में बहुत बड़े होते हैं। आकार में बहुत बड़े होते हैं, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उससे काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इनमें हवाएं अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती हैं। जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था उसमें हवाएं बहुत तेज़ चलती थी, इसमें हवाएं धीमा गति से चलती हैं क्योंकि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता कम होती है। अभी हमने आपको बताया था दाब प्रवणता क्या होती है। अब ये किस तरह से घूमते हैं, अगला पॉइंट ये लिखिए कि अगर उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात बनता है तो उसमें पवनों के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। अगला पॉइंट लिखें कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के पवनों की घूमने की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी के दिशा में होती है। इस तरीके से घड़ी चलती है, इस तरीके से तो ये घड़ी की दिशा हो गई और ये उल्टा हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, ये तो हो गया चक्रवात के घूमने की बात। पिछले भी चैप्टर में हमने बताया था कि चक्रवात घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ता है, आगे भी बढ़ता है। तो जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं वो चक्रवात जो है इंडिया की तरफ मूव करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम मूव करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं और साथ साथ में वो उत्तर की तरफ मुड़ते भी जाते हैं, यानी चलते भी हैं और मुड़ते भी जाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आप देख रहे थे वो इंडिया की तरफ चलता है, यानी कि वो पश्चिम की तरफ चल रहा है और धीरे धीरे उत्तर की तरफ वो मुड़ता भी जाता है। इस वजह से कभी कभी वो म्यांमार की तरफ भी चले जाते हैं, मुड़ करके यहाँ पहुँच जाते हैं, बंगाल में, बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं, म्यांमार में पहुँच जाते हैं, क्योंकि चक्रवात
उत्तर की तरफ मुड़ते मुड़ते तेज़ गति हुई तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो म्यांमार में जाके टकराते हैं। अब इस दिशा की वजह से ये हमेशा कौन से तटों से टकराएंगे? ये भारत के पूर्वी तटों पर आकर के टकराएंगे। इसीलिए पूर्वी तटों के सहारे बहुत सारी ये वर्षा करते हैं और ये बहुत ज़्यादा धरातल में अंदर तक जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि इसके लिए आर्द्र हवा चाहिए जिसमें नमी हो और वो समुद्र में ही मिलती है। तो वो जैसे धरातल पे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं और पश्चिमी किनारों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से अक्सर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में वर्षा कम होती है और वहाँ रेगिस्तान डेवलप रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये चक्रवात किधर को चलते हैं, तो ये इसके जस्ट उल्टा चलते हैं। ये चक्रवात के चलने की दिशा, पॉइंट नोट करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात घूमने के साथ साथ पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, इसके उल्टा, और साथ साथ ये दक्षिण की तरफ मुड़ते जाते हैं। यानी कि ये इस तरह से गति होगी, पहले पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे और दक्षिण की तरफ मुड़ते जाएंगे इस तरीके से। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं। दो बातें आपने जान ली, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या हैं, फिर आपने जाना कि ये कैसे बनते हैं यानी किस कारण से बनते हैं, और आपने ये भी जाना कि पृथ्वी पे किन सिचुएशंस में ये बनते हैं, और फिर आपने जाना कि ये किधर को चलते हैं और किस दिशा में घूमते हैं। घूमना और चलना दोनों चीज़ें आपने जानी। अब इसके लिए ये चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, उसके 6 स्टेज हैं। 6 स्टेज हैं। तो ये 6 स्टेज जो हैं, ये सिद्धांत वाताग्र सिद्धांत कहलाता है। इसमें 2 अलग अलग प्रकृति की वायु राशियों के मिलने से इस चक्रवात के निर्माण की बात की गई है। जे बर्कनीज और वी बर्कनीज, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया था। तो स्कॉलर का नाम है बर्कनीज, और इन्होंने सिद्धांत दिया था वाताग्र सिद्धांत। ये भी पूछा जा सकता है फ्रंट थ्योरी, या इसको ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी भी कहा जाता है। और ये जे बर्कनीज ने और वी बर्कनीज, इन्होंने इसको दिया था सिद्धांत, जिसमें इन्होंने व्याख्या की कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है। तो आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि कई स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है, लेकिन सर्वाधिक मान्य थ्योरी यही है कि फ्रंट के निर्माण की वजह से ये बनता है। हमने फ्रंट अभी आपको समझाया क्या होता है। फ्रंट होता है 2 अलग अलग नेचर की वायु राशियों के बीच का मिलन की जो लाइन है, जब तक वो मिक्स नहीं होती हैं तो उसे फ्रंट कहा जाता है। मैं डायग्राम बनाऊंगा और जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो मैं बोल के बताऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं। तो स्टेज 1 पहला आपका रहेगा। स्टेज 1 पहला स्टेज में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए ये घटना कहाँ पे हो रही है, ये घटना आप समझ लीजिए। पहले फिर से मैं आपको बता दूं, हालांकि यही मैं बता रहा हूँ तब से। ये घटना यहाँ पे 60 से 65 डिग्री नॉर्थ पे हो रही है, जहाँ पर 2 प्रकार की हवाएं आकर के टकरा रही हैं। कौन कौन सी हवाएं आकर के टकरा रही हैं? पूर्वा और पछुआ। ध्रुवीय पवनें, पूर्वा को ध्रुवीय पवनें भी कहते हैं क्योंकि ध्रुव से आती हैं। तो ध्रुवीय पूर्वा पवनें और पछुआ पवनें, जिनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, जो गर्म होती हैं। तो गर्म और ठंडी हवाएं आकर के टकरा रही हैं। तो गर्म और ठंडी हवाएं आकर के इस लाइन पे टकरा रही हैं, तो फ्रंट का निर्माण यहीं पे होगा। तो पहली स्टेज जो होती है वो फ्रंटोजेनेसिस कहलाती है, यानी फ्रंट का निर्माण होना। तो पहली स्टेज जो है इसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस यानी वाताग्र निर्माण। वाताग्र निर्माण। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपको ये नोट करना है कि 2 अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ, एक ठंडी वायु राशि और एक गर्म वायु राशि, जहाँ पर आकर के मिलती हैं तो आपस में मिक्स होने से पहले कुछ देर के लिए वो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जिससे उनके बीच में एक वाताग्र का निर्माण होता है, जिसे ध्रुवीय वाताग्र कहा जाता है। तो यहाँ पर
ये है आपकी ठंडी पवन और ये हैं आपकी गर्म पवन। और यहाँ पर एक लाइन डेवलप है जिससे ऊपर यानी जिसके एक तरफ ठंडी हवा है और एक तरफ गर्म हवा है और आपस में ये अभी मिक्स नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक वाताग्र का निर्माण होता है जिसे कहते हैं ध्रुवीय वाताग्र, पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट कैसे बना? एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, आपने यहाँ देखा, और एक तरफ से गर्म हवा आ रही है। तो आपस में मिक्स होने से पहले ये बीच में एक फ्रंट का निर्माण करती हैं जिसे ध्रुवीय वाताग्र कहा जाता है। और यही हो गया फ्रंट निर्माण। तो ये हो गई आपकी स्टेज 1, पहली अवस्था ये बनी। लेकिन ये अवस्था बहुत देर तक कायम नहीं रह पाएगी। देखिए, समझते चलिएगा, किताब से बहुत मुश्किल है आप इसको समझ पाएँ। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सरल शब्दों में, इसको आप एक बार समझ जाएंगे फिर आप इसे अपने शब्दों में तुरंत लिख ले जाएंगे। आपने देखा ठंडी और पवन हवा आके एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, चल रही हैं लेकिन मिक्स नहीं हुई। ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण हुआ, फ्रंट का निर्माण हुआ, इसी को फ्रंट कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत देर तक रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा और ठंडी हवा का कुछ नेचर होता है। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाना चाहती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे आना चाहती, नीचे बैठना चाहती है। तो फिर ये हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक घुसने का प्रयास करने लगेंगी। तो स्टेज 2 आएगी। अब स्टेज 2 आपको लिखना है स्टेज 2। इसमें आपको लिखिए कि ठंडी पवन नीचे उतरना चाहती है और गर्म पवन ऊपर जाना चाहती है। इस वजह से यह एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करना शुरू करती हैं, जिससे ये जो ध्रुवीय वाताग्र है इसका आकार एक तरंग के रूप में हो जाता है, जिसे तरंग वाताग्र कहा जाता है। देखिए, जब ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा इस तरीके से नीचे बैठना शुरू करेगी और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठना शुरू करेगी, इस तरीके से ऊपर जाना शुरू करेगी। तो इस तरह से जो फ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी तक जो एक सीधी लाइन के रूप में था वो इस तरीके से हो जाएगा, जिसे तरंग वाताग्र कहा जाएगा, वेव फ्रंट कहा जाएगा। तो तरंग वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। अब तरंग वाताग्र जो बनेगा आपका वेव फ्रंट, इसमें 2 फ्रंट हो जाएंगे। अभी देखिए, एक फ्रंट था, इसमें जो ठंडी हवा के सामने है वो ठंडा फ्रंट है, यानी कि ये हवा, इतनी हवा ठंडी है। ये समझिए बोनट है, ये कार है, ये कार है जिसका ये बोनट है, और ये कार है जिसका ये बोनट है। तो ये बोनट गर्म होगा, ये ठंडा होगा। तो इतने को कहेंगे कोल्ड फ्रंट। इसे क्या कहेंगे? कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट नीचे की तरफ आ रहा है। और ये है वार्म फ्रंट, यानी गर्म वाताग्र जो ऊपर उठना चाह रहा है। और इस तरह से ऊपर अभी ठंडी हवा है, सब ऊपर ठंडी हवा है जो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। और तरंग वाताग्र का निर्माण होता है जिसके 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम की तरफ कोल्ड फ्रंट बनता है, जहाँ ठंडी हवा नीचे आने का प्रयास कर रही है, वो फ्रंट कोल्ड फ्रंट है। और जहाँ गर्म हवा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है वो फ्रंट वार्म फ्रंट है। तो तरंग वाताग्र के 2 भाग हैं, वार्म फ्रंट पूर्व की तरफ, कोल्ड फ्रंट पश्चिम की तरफ। अब हवा के 2 सेक्टर भी बन गए। ये है कोल्ड सेक्टर। कोल्ड सेक्टर जो ठंडी हवा का भाग है वो कोल्ड सेक्टर कहलाता है, और ये है वार्म सेक्टर, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो गर्म भाग है, गर्म हवा का भाग है। ये है स्टेज 2। तो इस तरह से तरंग वाताग्र बन गया। अब स्टेज 3 की बात आती है। स्टेज 3, स्टेज 3 में क्या होगा? ये चीज़ और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी। देखिए, इसमें कोल्ड फ्रंट जो होता है, भारी हवा ज़्यादा बलपूर्वक अंदर की तरफ आने का प्रयास करेगी और ये गर्म हवा को ऊपर उठाना शुरू कर देगी दबा करके। और इधर भी तो ठंडी हवा ही है, तो ये इधर से भी दबाव डालेगी, जिससे गर्म हवा का जो सेक्टर है, जो गर्म हवा का खंड है, वो एक ए रूप की संरचना ले लेगा, उल्टा वी के आकार का, या आप कह सकते हो ए के आकार की संरचना से ये सिकुड़ जाएगा। तो अगली जो स्टेज आएगी उसमें आप लिखोगे
कि यह प्रक्रिया और ज़्यादा आगे बढ़ती है और गर्म हवा को ठंडी हवा दबा करके ऊपर उठाना शुरू कर देती है, जिससे एक लो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब गर्म हवा ऊपर उठने लगेगी तो वहाँ पर लो प्रेशर बनने लगेगा। देखिए इस तरीके से आकार इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का आकार हो जाएगा। ये आपकी ठंडी हवा है जो इस तरीके से घूम करके यहाँ आ गई है। अभी इधर भी ठंडी हवा है जो इधर आ रही है, क्योंकि ठंडी हवा ऊपर थी, ठंडी हवा इधर भी दबाव डाल रही है और यहाँ से घूम करके ये कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट। और ये जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा का ये फ्रंट बना, इस तरीके से गर्म हवा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कुछ अपने नेचर की वजह से भी और अब कोल्ड फ्रंट के दबाव की वजह से इसका आकार ए के समान हो गया है और यहाँ पर लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये है वार्म सेक्टर यानी कि गर्म हवा का खंड और ये है वार्म फ्रंट। ये वार्म फ्रंट है, इतना गर्म हवा का बोनट है, ये वार्म फ्रंट है और ये कोल्ड फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी ये इधर से दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से गर्म हवा को ये ऊपर उठा रहा है। अभी हमने आपसे पहले कहा था कि इसमें इसी कारण से फ्रंटोजेनेसिस के कारण से ही लो प्रेशर उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस दबाव की वजह से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ लो प्रेशर बनने लगता है और इस लो प्रेशर के कारण और तेज़ी से ठंडी हवाएं इस गैप को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं और आ जाता है स्टेज 4। स्टेज 4 इसमें आप लिखोगे कि लो प्रेशर जनरेट हो जाने की वजह से और तेज़ी से ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से आना शुरू हो जाती हैं, जिससे गर्म हवा को वह दबा करके और ऊपर उठा देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा संकुचित एक टावर की तरह हो जाता है। यानी गर्म हवा का जो सेक्टर है वो दब करके एक टावर की तरह ऊपर की तरफ उठ जाता है और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं चारों तरफ से वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। ये आपको लिखना है। और फेरल के नियम के अनुसार ये आती हुई हवाएं चक्रीय रूप में घूमने लगती हैं और जिनकी घूमने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो आपने देखा कि इसमें भी लो प्रेशर बन गया इस कोल्ड फ्रंट ने जब वार्म हवा को ऊपर उठा दिया। और अगली स्टेज में क्या हुआ, ये इस तरीके से और ज़्यादा ऊंचे उठ जाएगा। ये गर्म हवा इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। ये है वार्म सेक्टर यानी वार्म हवा वाला भाग है और ये कोल्ड, इस तरीके से जो कोल्ड हवाएं हैं वो इस तरीके से इसमें आके इसको दबाना शुरू कर देंगी और ये घूमना शुरू हो जाएगा चक्रवात। ये आपका कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट, और ये आपका हो गया वार्म फ्रंट। बिल्कुल वैसे ही अब इसके साथ साथ एक और घटना हो रही है जो आपको ध्यान में रखनी है और लिखनी है। वो घटना क्या है कि ये जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है इसमें नमी भी है और उठती हुई नम जो हवा है वो ऊपर जा कर के ठंडी होगी। जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसको हम पिछले चैप्टर्स में वर्षा कैसे होती है समझ चुके हैं। तो आपको ये भी बताना है कि जब ये वार्म सेक्टर वाली हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसमें संघनन कंडेंसेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इस चक्रवात से वर्षा भी शुरू हो जाती है जो कई कई दिनों तक चलती है। धीमी वर्षा होती है शुरुआत में, फिर तेज़ वर्षा भी होती है, बिजली कड़कती है, जो है बारिश भी होती है, लेकिन वो कई दिनों तक धीमे धीमे बारिश होती रहती है। अब स्टेज, इसका अगला स्टेज क्या आएगा, इसका अगला स्टेज होगा जो आप लिखोगे स्टेज 5। उसमें क्या लिखेंगे कि धीरे धीरे, इसको आपको लिखना है, धीरे धीरे ठंडी हवा गर्म हवा को तब तक ऊपर उठाती जाती है, तब तक ऊपर उठाती जाती है जब तक कि उसका ज़मीन से संपर्क टूट ना जाए, यानी बिल्कुल उसको उठा दे, मिक्स कर दे। और इससे अक्लेडेड फ्रंट का निर्माण होता है, अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इस तरीके से
हवा काफ़ी इसको उठा दिया है और फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर डॉटेड हो जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगी और यहाँ पर आपकी ठंडी ये जो फ्रंट बनेगा इसको कहते हैं अक्लूडेड फ्रंट, यानी कि अधिविष्ट वाताग्र। आपको क्या लिखना है कि ठंडी हवा तब तक गर्म हवा को दबाती रहती है जब तक कि वो ज़मीन से उसका संपर्क न टूट जाए, और जिससे फ्रंट जो है वो मिक्स हो जाता है, यानी फ्रंट अदृश्य हो जाता है। ये जो अलग अलग था वो एक में मिक्स हो जाता है, जिसे अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। और ये जो है चक्रवात के समापन की दिशा का कार्यक्रम है, यानी कि अब चक्रवात समाप्त होने की कगार पे आ जाता है। और इसके बाद में लास्ट स्टेज आप लिखें स्टेज 6। इसमें आप लिखें पुनः वही सिचुएशन आ जाती है, पुनः स्टेज 1 की अवस्था आ जाती है, वही वैसे बना लीजिएगा, पुनः स्टेज 1 की अवस्था आ जाती है। इसको कहा जाता है स्टेज 6, यानी फिर से जो है नया चक्रवात बनने की सिचुएशन बनेगी। कभी कभी कुछ गर्म हवा रह जाती है जिसकी वजह से एक छोटा सा चक्रवात और डेवलप हो जाता है, जिसे उप चक्रवात कहा जाता है। तो आप ये 6 स्टेज आप लिख लेंगे। आप पहली स्टेज को समझ गए, कैसे ध्रुवी वाताग्र बना, फिर कैसे लहर वाताग्र बन गया यानी तरंग वाताग्र बना, फिर कैसे जो है ठंडी हवा ने गर्म हवा को ऊपर ढकेलना शुरू किया जिससे लो प्रेशर जनरेट हुआ, और फिर वार्म सेक्टर यानी गर्म हवा एक टावर की भांति एक आकार में ऊपर उठने लगी, जिससे वर्षा भी प्रारंभ होगी। वर्षा इसी स्टेज से प्रारंभ हो जाएगी, जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी बारिश होने लगेगी। और फिर धीरे धीरे ठंडी हवा ने ढकेल के गर्म हवा को ज़मीन से संपर्क उसका काट दिया, जिससे जो है अधिविष्ट वाताग्र बना, यानी वाताग्र जो है वो मिक्स हो गया। और फिर स्टेज 6 आ गई, यानी कि चक्रवात समाप्त हो गया और पुनः स्टेज 1 वाली अवस्था जनरेट हो गई, यानी फिर से ऐसे ही अवस्था आ गई, इस तरह गर्म पवन और ठंडी पवन जो चल रही थी, और फिर से नए चक्रवात बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो चक्रवात बनते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। तो ये 6 अवस्थाएं किसने दी? डॉक्टर बर्कनीज ने दी, जे बर्कनीज, और ये वाताग्र सिद्धांत कहलाता है। तो वर्षा कैसे होती है इसमें, ये भी आप समझ गए। ये किन क्षेत्रों में बनते हैं ये भी आपने जान लिया, और कैसे बनते हैं ये सिद्धांत भी आपने पढ़ लिया। अब लास्ट में 2-3 बिंदु और लिखेंगे। सबसे पहले लिखें मौसम कैसा रहता है जब ये चक्रवात आता है, तो कैसा मौसम होता है। तो इस चक्रवात के आने से पहले ठंडी ठंडी पूर्वा पवनें चलना शुरू हो जाती हैं। पहले आपके क्षेत्र में ठंडी ठंडी पूर्वा पवनें चलना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद में सूर्य अधिक पीला दिखने लगेगा। आसमान में पच्चाभ जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर चंद्रमा है तो वो उसके चारों तरफ आभा मंडल यानी एक लाल रंग जो गोला होता है उसके चारों तरफ एक लालिमा गोल रूप में दिखाई पड़ने लगेगी, जिसको आभा मंडल कहा जाता है। हालो तो लूनर हालो दिखाई पड़ता है, सूर्य पीला दिखने लगता है, थोड़ा पच्चाभी मेघ दिखने लगते हैं, ठंडी पूर्वा पवनें चलने लगती हैं। तो ये संकेत होता है कि चक्रवात आने वाला है। और जैसे ही चक्रवात आता है, मौसम जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा बदल जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और निम्न दाब उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, यानी प्रेशर लो होने लगता है। उसके बाद वर्षा होती है। वर्षा शुरुआत में धीरे धीरे ड्रिजलिंग होती है, उसके बाद तेज़ बारिश भी होती है, और वर्षा लंबी चलती है, कई कई दिनों तक वर्षा होती है, धीमी वर्षा होती है, विंड स्पीड भी स्लो रहती है, अपेक्षाकृत जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनसे धीमा रहती है। तो इस तरीके से मौसम रहता है। कहाँ पर आते हैं? तो अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर पानी है, वहाँ पर ज़्यादातर पानी है, इस वजह से पूरा साल वहाँ पर इस तरह के चक्रवात बनते रहते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में अक्सर ये चक्रवात बनते हैं। ज़्यादातर शीत ऋतु में जो है वो चक्रवात दिखाई आपको पड़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में आपने समझा कि ये क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ डेवलप होते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।